नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें लगातार तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आज और कल दिल्ली में ही सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, तो अमित शाह समेत कई नेताओं से मुलाकात वो कर सकते हैं। कई मंत्री और विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है और कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए। तो बताया जा रहा है कि वो गुरुवार को वापस देहरादून लौटेंगे। माना जा रहा है कि अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो कैबिनेट विस्तार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। ऐसे में ये जो अटकलें हैं वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली दौरे पर है और ये माना जा रहा है कि पहले तो व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद देखिए जैसा कि बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है यहाँ पर चर्चाएं हो सकती है और ये अटकलें लगाई जाने की जल्दी देखिए शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे और मुलाकात के बाद जो है वो एक फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि मंत्रिमंडल में बदलाव भी होना है, विस्तार भी होना है और जल्द ही ये जो प्रक्रिया है वो उत्तराखंड में शुरू होती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल। और आंचल, अगर बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कई फेरबदल भी हमने देखे हैं और लगातार सरकार का प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रिक्त पद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर भरा जाए और उसी लिहाज से मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर जो चर्चाओं का बाजार गर्म है वो लगातार दिखाई भी दे रहा है। और साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि जन सरोकार की जो तमाम योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं, इस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद उन योजनाओं को एक गति मिलेगी। बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद जो योजनाएं उनमें गति जरूर मिलेगी, क्योंकि नए लोगों को मौका दिया जाएगा और जो कि उत्तराखंड के विकास कार्य को गति देंगे। क्योंकि पुराने मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो उसमें कुछ ऐसे नेता थे जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी में बने रहते, चाहे हम प्रेमचंद अग्रवाल की बात करें जो कि हाल ही में इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरों को ज़रूर जगह मिल सकती है जो कि जनता के बीच में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। अब ये देखना होगा किन लोगों को जगह मिलेगी। हालांकि आलाकमान से डिस्कशन के बाद ही मंत्रिमंडल पर विस्तार जो है वो होने वाला है। अब ये देखना होगा कि पुष्कर सिंह धामी जो है शीर्ष नेतृत्व में किन किन से मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जैसे समय मिलेगा उस हिसाब से मुलाकात होगी। जी चलिए आंचल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए और कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन भी होगा। 23 मार्च को 3 साल पुष्कर सिंह धामी सरकार के पूरे हो रहे हैं और अल्मोड़ा और देहरादून में मुख्य आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री मुख्य अतिथि प्रतिभाग करेंगे। तो धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 23 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे हो जाएंगे और अल्मोड़ा और देहरादून में मुख्य आयोजन आयोजित किए जाएंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य के मद्देनजर व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार चारधाम और यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। तो चारधाम यात्रा में हेली बोट एम्बुलेंस भी तैनात होंगी। चारधाम यात्रा रूट पर सामान्य एम्बुलेंस की तैनाती के साथ हेली और बोट एम्बुलेंस भी तैनात रहेंगी। तो स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि यात्रा मार्ग में 20 मेडिकल रिलीफ पोस्ट और 31 स्वास्थ्य जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं यात्रियों को मुहैया कराने के लिए भी सरकार पूरी तरह से पद नजर आ रही है। तो पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने इंस्पेक्टर और दरोगाओं के तबादले कर दिए हैं। इनमें 7 इंस्पेक्टर और 31 दरोगा शामिल हैं। ट्रांसफर लिस्ट में कुछ इंस्पेक्टर और दरोगा वो हैं जिनका तबादला वर्ष 2024 में हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते उनके तबादले रुक गए थे। चारधाम यात्रा को देखते हुए तबादले किए गए हैं। तो 27 उप निरीक्षकों के ये तबादले किए गए हैं। चारधाम यात्रा के मद्देनजर ये तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
वहीं उत्तराखंड शासन ने आईएएस के बाद पीसीएस अधिकारियों के बंपर तबादले किए हैं। 15 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल किया गया है। उत्तराखंड शासन के कार्मिक अनुभाग ने आदेश जारी किया है। तो पीसीएस कुसुम चौहान को हरिद्वार का सिटी मजिस्ट्रेट बनाया गया है। वहीं अपूर्वा सिंह को उप जिलाधिकारी देहरादून बना दिया गया है। उधर देश की राष्ट्रपति का देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना विश्व स्तरीय पार्क के रूप में कहलाया जाएगा और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून में करीब 132 एकड़ के पार्क की आधारशिला रखेंगी। तो देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में अब तक प्रतिबंधित 132 एकड़ भूमि फार्म को मल्टी थीम पब्लिक पार्क बनाए जाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति सचिवालय की मोहर लग गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति आशियाना और उपवन वाटिका आम जनमानस के लिए खोली जाना प्रस्तावित है। इसी दिशा में जिला प्रशासन स्टेक होल्डर्स, होटल और रेस्टोरेंट व्यवसायियों के अलावा टैक्सी मैक्सी संचालकों के साथ संवाद स्थापित कर रहा है ताकि विश्व स्तरीय सार्वजनिक पार्क के निर्माण का स्वरूप तैयार किया जा सके। चरण है पंचायत की। पहला तो प्रोजेक्ट आशियाना को पब्लिक के लिए वहाँ पर हमारे हॉर्स स्टेबल्स भी होंगे, तो वहाँ पे बच्चों को हॉर्स की उनके साथ कैसा बिहेवियर रहता है, ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, किस तरह से भी अपकीप देम, वो सारी एक्टिविटीज से एजुकेट करना। थर्डली जो हमारा लोअर स्टेट है आशियाना स्टेट का ही, दैट इज एसेंशियली अ फॉरेस्ट है, तो वहाँ पर इन सीटू कंजर्वेशन करते हुए कैसे उसको वॉकवेज में इको पार्क में तब्दील करना। और जो मुख्य सबसे बड़ा फीचर है वो है अक्रॉस आशियाना जो हमारा 132 एकर्स का फार्म है, उसको एक मल्टी थीम पब्लिक पार्क में डेवलप करके पब्लिकली डेडिकेट करना। सो टाइमलाइंस इनिशियली हैव बीन केप्ट फॉर एन ईयर, बट जैसे हमारा ये मैं माननीय डीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ, माननीय राष्ट्रपति महोदय का धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना आशियाना जो है हम लोगों पब्लिक के लिए यहाँ पे एक पार्क के रूप में खोलने का जो निर्णय लिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और डीएम साहब का विशेषकर आभारी हूँ कि आपकी सोच जो यहाँ के प्रति है, देहरादून जिले के प्रति जो आप सोच रहे हैं, और जो इससे जो मेन फ़ायदा होना है ये हम ट्रांसपोर्टर का होना है, चाहे उसमें टैक्सी व्यवसायी हो, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे बस वाला हो, क्योंकि हमें एक साइट सीइंग का एक अलग पॉइंट मिलेगा। और इसमें जो डीएम साहब ने हम लोगों से जो हमारे विचार मांगे थे, हमने अपने अपने विचार उसमें रखे। उसमें होटल एसोसिएशन के भी थे, हम लोग भी थे, सारे लोग थे, और हम लोगों ने अपने अपने विचार उसमें रखे। और हम लोगों ने यही मेन ये रखा कि जो हमारा उत्तराखंड की जो मेन थीम है उसमें दिखाई जाए, क्योंकि टूरिस्ट सबसे पहले देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे, देहरादून रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी पे जो आता है यात्री, वो मसूरी घूमने जब जाता है तो बाय राजपुर रोड जाता है, और राजपुर रोड पे मेन पॉइंट पे ये खुल रहा है आशियाना, और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा एक अट्रैक्टिव पॉइंट रहेगा और हम लोगों का भी इससे बिजनेस बढ़ेगा। उधर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिवालय में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान 1 अप्रैल से आरंभ होने वाले नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत प्रभावी कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने और पिटकुल और यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलाइजेशन के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग और स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए। उधर रुद्रपुर में बीजेपी पार्षद शिव कुमार गंगवार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने है। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के और भी कई नेताओं पर भी पूर्व में इस तरह के आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। के साइट और चंपावत के मंडल अध्यक्षों, लालकुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और आदित्य राज सैनी जो इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है बहादुराबाद का, इन चारों के ऊपर नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार का आरोप
पुष्ट होने के बाद अब एक और भाजपा नेता पर आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है रुद्रपुर के वार्ड नंबर 8 से पार्षद शिव कुमार गंगवार के ऊपर। इनके ऊपर 2 महिलाओं ने होली के दिन छेड़खानी का आरोप लगाया है और कहा है कि उनको फिजिकली और सेक्सुअली अब्यूज किया गया शिव कुमार गंगवार के द्वारा। लेकिन हैरत की बात यह है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी तक शिव कुमार गंगवार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही संगठन ने उन पर कोई फैसला सुनाया है। रुद्रपुर के तमाम भाजपा नेता बिलों में घुसकर बैठे हुए हैं। उधर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद उत्तराखंड में सियासत तेज है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। पार्टी ने अपने नियम के तहत प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा लिया है। कांग्रेस पार्टी अपने गालीबाज विधायक और प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा कब लेगी? देखिए, कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अनुशासन के तहत अपना कार्य करती है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहती हूँ, क्या कांग्रेस ने कभी अपने किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर अनुशासन का डंडा चलाने का काम किया है? उनके गालीबाज विधायक, गालीबाज अध्यक्ष, क्या उनके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी कभी कोई अपनी कार्रवाई करने का काम करेगी? हमने मांग की थी उनसे कि हरीश धामी जी ने जो विधानसभा के बाहर प्रांगण में खड़े होकर के गाली देने का काम किया था, तो कांग्रेस हिम्मत दिखाए उनको निष्कासित करने की। मुझे लगता है कि कांग्रेस नहीं करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के तहत और नियम के तहत कार्रवाई करने का काम करती है। तो आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे, कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांके। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए मुख्यमंत्री के साथ अपनी सेटिंग और संसाधन जुटाने में जुट गए। जिस विधायक की सेटिंग सबसे अधिक होगी वही मंत्रिमंडल में शामिल होगा। आपको बता दें कि प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं का बाजार गरमाने लगा है। खुश हुए प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने से कि शायद अब उन्हें मंत्री पद मिल जाएगा। इस प्रकार से कई विधायक हैं, चलो खुश होना चाहिए। उन्हें भी अगर मौका मिलता है और वो 2-4 दिन खुशी में रहते हैं तो अच्छी बात है, खुश रहे। लेकिन अब देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ कौन सेटिंग कर पाता है, कौन जो संसाधन चाहिए होते हैं वो जुटा पाता है मंत्री पद पाने के, वो देखते हैं क्या होता है। उधर निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पहली बार राजधानी देहरादून में नगर निगम बोर्ड बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेयर सौरभ थपलियाल, नगर आयुक्त नमामि बंसल समेत जिले के 100 वार्डों के पार्षदगण भी मौजूद रहे। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो नगर निगम के इस कार्यकाल में महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण भी किया जाना है, जिसके चलते ज़्यादातर विषय शहर के भीतर सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने को लेकर रहे। मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार बैठक के उपरांत सभी पार्षदगणों की समस्याओं का निराकरण करना निगम की प्राथमिकता रहेगी। पहली बोर्ड बैठक है और इसमें कई तरह की हमारी जो समस्याएं हैं अपने पार्षद गणों ने वो रखी हैं, सफाई को लेकर और तमाम अपने कुछ अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं तो उनको लेकर यहाँ पर कई प्रस्ताव हमने पास भी किए हैं। और अभी तो लंच ब्रेक हुआ है, अभी ये सदन और अभी चलने वाला है। तो इस तरह जो अपनी समस्याएं आएंगी सामने आएंगी और जिन जिन प्रस्ताव पारित किए जाएंगे तो उसकी स्टाफ सब लोगों को भी उपलब्ध हो जाएगी। तो अगर आपके भी बैंक से संबंधित कुछ काम छूटे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा कर लें, वरना आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 23 मार्च की मध्य रात्रि रात 25 मार्च की मध्य रात्रि तक 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में 24 और 25 मार्च की सेवाएं पूरी तरह से ठप पड़ सकती हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने देहरादून में प्रेस वार्ता की। इस दौरान UFBU के संयोजक और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के अध्यक्ष ने बताया कि बैंक कर्मचारी नौकरी की सुरक्षा, बैंक में अस्थायी नौकरियों की आउटसोर्सिंग बंद किए जाने जैसी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का कदम उठा रहे हैं। ये 1 महीने से हमारा ऑल ओवर इंडिया में देशव्यापी प्रदर्शन चल रहा है, जो कि 24 और 25 मार्च को हमारा ये हड़ताल का प्रोग्राम है। इसमें सर हमारे कुछ ऐसी मांगे हैं जो कि सरकार ने पहले तो मान ली थी, लेकिन अभी वो पीछे हट रही। आप देख रहे होंगे कि जो आज विभिन्न विभागों में जैसे RBI है, LIC है, DFS है और केंद्र के जितने भी विभाग हैं वहाँ पे 5 डे वर्किंग चल रहा है। लेकिन हमारे जो 12वीं वेतन समझौता IBA के साथ हुआ था, उसमें ये था कि हम भी इस वेतन समझौते के बाद
आपको ये 5 डे बैंकिंग का लागू कर देंगे। लेकिन आज हमारा इस दुर्भाग्य है कि आज तक हमें आज रोड पे आना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ हमारा ये है सर, आज हमारे बैंकों में वो जो कर्मचारी या अधिकारियों का जो रिक्रूटमेंट है बहुत सालों से प्रॉपर नहीं हो रहा है। आज हम किसी भी अपने ग्राहकों को सर्विसेज देनी चाहते हैं तो वो प्रॉपर नहीं दे पाते हैं और इसका बर्डन हमारे साथियों पे पड़ता है। उधर नवनिर्वाचित मेयर अनीता अग्रवाल ने नगर निगम के विभिन्न कार्यालयों और फूल वाटिका का निरीक्षण किया, जहां गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। कार्यालयों में फैली गंदगी, दीवारों पर पान तंबाकू की पीक और शौचालयों की बदहाल स्थिति देख उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को फटकार लगाई और तुरंत सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश भी दे दिए। उधर जिला मुख्यालय में उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन के आह्वान पर अधिशासी अभियंता कार्यालय परिसर पौड़ी में संविदा श्रमिकों का चल रहा धरना प्रदर्शन अधीक्षण अभियंता जल संस्थान के आश्वासन के बाद स्थगित हो गया है। संविदा श्रमिकों ने मामले में जल संस्थान के अधीक्षण अभियंता से मुलाकात की। संबंधित ठेकेदार की मौजूदगी में अधीक्षण अभियंता के साथ संविदा श्रमिकों की बैठक भी हुई, जिसमें संविदा श्रमिकों ने संस्थान प्रशासन पर श्रमिकों के हितों से खिलवाड़ किए जाने का आरोप भी लगाया। के द्वारा जो धरना चल रहा था उनसे आज वार्ता की गई है। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि जो श्रम आयोग की बढ़ी हुई दरें हैं, ठेकेदार उनको उस दरों से भुगतान नहीं कर रहे थे, जबकि हमारे मुख्य महाप्रबंधक के द्वारा 10 अक्टूबर को ये फैसला किया गया था कि इनको बढ़ी हुई दरें दी जाएंगी। तो ठेकेदारों को निर्देशित कर दिया गया है कि ये बढ़ी हुई दरों का भुगतान करें और ठेकेदारों के द्वारा 4 दिन का जो इनका वीकली ऑफ बनता है वो भी नहीं दिया जा रहा था, उसके भी कहा गया कि उसको भी दें और जो बैलेंस है बढ़ी हुई दरों का और जो पुरानी दरों का है वो भी इनको दिया होगा। तो सर आपके द्वारा जो यहाँ पे मतलब जो इन्होंने आपके ऑफिस जो वहाँ पे एक्शन ऑफिस में धरना प्रदर्शन चाहते, क्या आश्वासन दिया उन्होंने और कब तक इसको मतलब सुझाव किया जाएगा, जब कब तक? अभी इन्होंने आश्वासन इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि धरना का स्थगित कर दिया गया है और मंडे को 23 मार्च को इनका भुगतान कर दिया जाएगा। देखिए, जो संविदा श्रमिक यहाँ पे आंदोलनरत थे तो उनकी मांग थी कि उनको अप्रैल 2024 से मिनिमम वेजेस जो बढ़ा हुआ है श्रम विभाग के नियम अनुसार वो दिया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा ठेकेदार को भुगतान किया ही नहीं गया और बार बार ठेकेदारों द्वारा डिपार्टमेंट से ये मांग की जाती रही कि आप मिनिमम वेजेस पे हमें भुगतान करें ताकि हम अपने श्रमिकों को वो भुगतान कर सकें। तो अब जाके कहीं विभाग में एक सहमति बनी है आज और विभाग ने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर वो जो मिनिमम वेजेस के हिसाब से जो बढ़ा हुआ पैसा है वो कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान करेंगे और जैसे ही वो भुगतान करेंगे 24 घंटे के भीतर कॉन्ट्रैक्टर अपने श्रमिकों को भुगतान देगा। इन सब विषयों को लेकर आज धरना स्थगित कर दिया गया। उधर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के समय कुछ छात्रों की फीस जमा न होने को लेकर उन्हें क्लासरूम से बाहर निकाल दिया गया। क्लासरूम से बाहर निकालने को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना देते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर धमकाने का आरोप भी लगाया। छात्रों के साथ NSUI के जिलाध्यक्ष भी शामिल हो गए। वहीं जब मीडिया पूरे मामले की कवरेज करने कोर यूनिवर्सिटी पहुंची तो उन्हें भी कवरेज करने से रोक दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। कि अभी मिड सेम के एग्जाम चल रहे हैं और जिस बच्चे की 90% फीस जमा है, अगर 1 लाख किसी की फीस जमा है उसके 10% पैसे बच रहे हैं, 10,000 बच रहे हैं, उसको भी पेपर से निकाल दिया। जिस बच्चे के 2,000 सिर्फ फाइन के जो इन्होंने लगाया हुआ है एक्स्ट्रा उसके नहीं जमा तो उसको भी एग्जाम से निकाल दिया। तो ये बच्चे आज रजिस्ट्रार साहब के पास बात करने गए थे। इनमें से एक बच्चा जो वीडियो बनाने लगा उसको ये इसके साथ बदतमीजी करी, फोन छीनना, वहां बंधक बना लिया, मारपीट धक्का मुक्की इनके साथ करी और इसको ये वर्ड बोलने गए कि हमारे जूते में नाक रगड़ तब फाइन माफ करेंगे। इनका बच्चों का मेरे पास फिर यहाँ पे रजिस्ट्रार को फोन किया, मैं दूरों पर हुआ तो वो बच्चे के साथ रिलीज किया गया। एग्जाम हॉल में गया, मैं अपनी क्लास में गया, वहां जाते ही मुझे टीचर ने कह दिया आप डिपार्ट हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। मैं एग्जाम हॉल से चला गया, मैंने HOD सर को फोन करा, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सिर्फ वो कह रहे हैं कि पैसे बच रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कौन से पैसे बच रहे हैं। HOD सर ने एकदम कह दिया कि मैं इंडिविजुअल बच्चे का डाटा तो लेके बैठा नहीं, वो 2 टीचर है वहां पे, जाके उनके पास जाओ। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे कौन से पैसे बच रहे।
उन्होंने कहा 2000 फीस के बच रहे, और जबकि मेरी फीस 88,000 बता रखी है और 88,000 की मेरे पास रिसीट है, और उन्होंने पहले मेरे डिक्लेरेशन पे नील लिख रखा है, जीरो बैलेंस है, और आज मेरे को 2000 कह दिया कि 2000 और देने, और उस चक्कर में मेरा एग्जाम छूट गया और मैं वो 2000 भी दे चुका। तो उत्तराखंड में वैसे तो बीते 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से राहत है, जबकि अब गर्मी बढ़ने लगी है और जंगलों में आग की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। इसलिए इस बार जन सहयोग के लिए आम जनता से गुहार लगाई जा रही है ताकि सामूहिक प्रयासों से जंगल की आग की रोकथाम कर प्राकृतिक संपदा को बचाया जा सके। उत्तराखंड में जंगल की आग की सूचना प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल करते हुए वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप विकसित किया है। पहली बार इस प्रकार के ऐप के माध्यम से एक संचार तंत्र विकसित कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। को लेकर मैं स्वयं भी कई मीटिंग दे चुका हूँ और एक मीटिंग में बहुत जल्दी फिर इसको आने वाले हफ्ते में फिर रखी है। इसमें देखिए हम लोगों ने कई फायर की बनाग्नि में किस तरह कमी आए इसको देख के लिए कई नवाचार हमने पिछले 3 वर्षों में किए और उसी का परिणाम है कि विगत 3 वर्षों में अगर आप क्या आंकड़े देखेंगे 22, 23, 24, 24, 25 में 17, 18, 19, 16, 17, 15, 16 इनके मुकाबले वनाग्नि की जो नुकसान हुआ उसमें कमी आई है। विगत में जरूर बिनसर में मानव हानि जरूर हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के जो अगर आप हेक्टेयर में अगर जाएंगे कितने हेक्टेयर जंगल प्रभावित किए वनाग्नि ने, तो पिछले 3 वर्षों में विगत वर्षों के मुकाबले कम किया। इसका उसका सबसे बड़ा कारण था कि पहली बार हम लोगों ने जिलाधिकारी को भी इसमें इन्वॉल्व किया और जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जो जनपद स्तरीय कमेटी है, उससे 2 फायदे हमें हुए। एक फायदा तो ये हुआ कि तत्काल अगर कहीं फंडिंग की आवश्यकता थी तो आपदा प्रबंधन मद से उसमें ऐसा हमें तत्काल उपलब्ध हुआ है। उधर केदार घाटी की ग्राम पंचायत रुद्रपुर में गोचर भूमि पर पिटकुल द्वारा सब स्टेशन निर्माण को लेकर स्थानीय जनता ने कड़ा विरोध करते हुए घंटों जाम लगाया। इस बीच पुलिस और प्रशासन द्वारा आक्रोशित जनता को जबरन पकड़कर पुलिस वाहन में बैठाया गया। इस बीच पुलिस और स्थानीय लोगों में तीखी नोकझोंक भी हुई। लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच ग्रामीण महिलाओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए गुप्तकाशी जाखधार मोटर मार्ग पर जाम लगा दिया। साथ ही रुद्रपुर के निकट बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर रख दिए। आक्रोशित महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने जबरदस्ती पकड़कर पुलिस वाहन में बिठाया, जिससे अन्य महिलाएं और भी आक्रोशित हो गई। वहीं रुद्रपुर का क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। उधर ज्योतिर्मठ में प्रथम प्रयाग मोक्ष धाम विष्णु प्रयाग में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें अलकनंदा और धौली गंगा के पावन संगम, तट और घाटों की सफाई और गंगा के किनारे मोटर मार्गों की सफाई की गई। तो एमजी इंटर कॉलेज विद्यालय के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और रैली भी निकाली गई। पालिका अध्यक्ष दवेश्वरी शाह ने गंगा स्वच्छता की शपथ भी सभी समूहों से जुड़ी नगर क्षेत्र की महिलाओं और जनप्रतिनिधियों को दिलाई। उधर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पांडुकेश्वर गांव के बस अड्डे पर बीआरओ के द्वारा कैफे कैंटीन बनने पर पांडेश्वर गांव के सभी ग्रामीणों ने मिलकर विरोध दर्ज किया। पांडुकेश्वर गांव के ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में जिस जगह पर बीआरओ कैफे कैंटीन बनाने जा रही थी, ठीक उसी जगह पर बस अड्डा हुआ करता था और बीआरओ अब कैफे कैंटीन बनाने जा रही है, जो कि सरासर गलत है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बीआरओ इस तरह की मनमानी करती है तो जल्द सारे ग्रामीण बीआरओ के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। गरीब वालों की भी बात हो गया। यहाँ पर इन्होंने एक बीआरओ कैफे बनाया था जो अनलीगल है। ये जो है एनएच के नाम से, सड़क के नाम से पटवारी जी कह रहे हैं ये लैंड जो है सड़क यूज के लिए है। यहाँ पर एक कैंटीन कैसे बन गई? गांव वालों के रोजगार को फर्क पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है ये पहले भी यहाँ पे जो है बस अड्डा था और आज भी हम चाहते हैं यहाँ पे ये बस अड्डे के नाम, हमारी जहाँ तक जानकारी है ये जमीन जो है बस अड्डे के लिए एक्वायर हो चुकी है। इसलिए जो है सरकार से अनुरोध है और जो भी इसको देख रहे हैं यहाँ पे जो है रोड बनाई जाए 18-20 मीटर जो भी बनती है। हमारा एक ही नियम अनुरोध है और हमें बीआरओ कैंटीन नहीं बनने देंगे। गाँव वालों का ये एक विशेष। तो रुड़की के धनौरी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशाल मगरमच्छ अचानक एक घर में घुस आया। मगरमच्छ को देखते ही घर वालों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। घबराए लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद धनौरी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात संभाले गए। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। उधर हरिद्वार के चिड़ियापुर में इंडियन ऑयल का टैंकर पलट गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया।
हादसे की सूचना मिलते ही श्यामपुर पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और सतर्कता दिखाते हुए बड़ा हादसा होने से बचा लिया। पुलिस ने ट्रैफिक को नियंत्रण किया, जबकि फायर ब्रिगेड और इंडियन ऑयल के इंजीनियरों की टीम भी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाकर रास्ता साफ कराया गया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।